इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर टेबल में कैसे अरेंज किया गया, पूरी उसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे और प्रेजेंट में कैसे अरेंज किया जाता है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आज से कई सौ साल पहले आपके जब अभी तो आप हमारे पास में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 118 तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन पहले के ज़माने में इतने एलिमेंट्स के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपके एक क्लास के अंदर बच्चे क्या हैं, 9th का बच्चा 10th की क्लास में बैठता है, 8th का बच्चा 12th में बैठता है, इस तरीके से उल्टे सीधे क्लास में अगर कोई भी बच्चे बैठते हैं तो ऑफकोर्स कन्फ्यूजन होगी, बिल्कुल होगी। तो उनको 10th वाले को 10th क्लास में, 9th वाले को 9th क्लास में, 8th वाले को 8th क्लास में बैठाना जरूरी है। यही जो किया साइंटिस्ट लोगों ने, जो यही किया वो इसके पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स के साथ में सेम कैरेक्टरिस्टिक के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया, एक पीरियड में रख दिया, उसको ही इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे कि बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, पूरा जो चैप्टर है उसकी जो नींव है, जो उसका बेस है, वो एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है। तो हम हिस्ट्री ऑफ अरेंजमेंट देखते हैं कि फर्स्ट टाइम दुनिया में कौन आया जिन्होंने अरेंज करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले आपके डोबेनियर साइंटिस्ट थे। डोबेनियर साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम आए, उन्होंने एक अरेंजमेंट करने की सोची। जब डोबेनियर साइंटिस्ट थे उस टाइम पे सिर्फ कितने एलिमेंट्स वेल नोन थे, ओनली 26 वेल नोन। ओके, अच्छे से सिर्फ 26 के बारे में ही पता था। तो उन्होंने यहाँ पे एक रूल दिया, क्या दिया, ट्राइड्स नाम से, डोबेनियर ट्राइड नाम से एक रूल दिया। उनका ये कहना था कि अगर मैं यहाँ पे 3-3 के एलिमेंट्स के जोड़े बनाऊँ, और जोड़े किस बेस पे बनाऊँ कि जो पहला एलिमेंट हो और जो तीसरा एलिमेंट हो, उनका मास का, एटॉमिक मास का एवरेज निकालूं, वो बीच वाले के इक्वल होना चाहिए। ऐसे 3-3 के जोड़े बनाऊंगा तो उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, सेम होंगे। तो उन्होंने एक दिया लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। उसके बाद में दूसरा पेयर दिया जिसमें कैल्शियम का, स्ट्रोंडियम का और बेरियम का। उसके बाद में इनका जो लो था वो तीसरे पेयर तक भी फॉलो कर रहा था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन 3 पेयर के बाद में ये लो फॉलो नहीं कर रहा था, तो इन्होंने सिर्फ 26 में से 9 को ही पेयर में जमा सके। डोबेनियर के बाद में जो साइंटिस्ट आते हैं, लेकिन हम कुछ डोमिनेंट की लिमिटेशंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये फेल हो गए, सारे जितने भी 26 एलिमेंट्स वेल नोन थे उनको जमाने में ही ये फेल हो गए। दूसरा, ये सिर्फ 3 ही ट्राइड दे पाए। और इनका एक बात और कहनी थी, इन्होंने बोला कि 26 एलिमेंट के बाद में इस दुनिया में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी मिलते जा रहे हैं। 118 तरीके के एलिमेंट अभी प्रेजेंट है, 118 तरीके के। उनके बाद में साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है न्यूलैंड। इन्होंने यहाँ पे एक लॉ दिया अरेंज करने के लिए, ऑक्टेव। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि अगर मैं क्या करता हूँ, जितने भी एलिमेंट्स थे इनके आने तक कितने एलिमेंट्स फाउंड हो चुके थे, 56 एलिमेंट टोटल फाउंड हो चुके थे। तो इन्होंने वेल नोन थे, अच्छे से पता था 56 के बारे में। तो इन्होंने भी बोला कि अगर मैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जमा दूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में जमा दूँ, तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो रिपीट करती हैं। लेकिन कैसे करती है करेक्टरिस्टिक्स रिपीट, इन्होंने एक लॉ को फॉलो किया कि किस, उस लॉ को बोलते हैं ऑक्टेव। देखो ऑक्टेव का बेसिकली मतलब हिंदी में क्या होता है, जो हम संगीत में यूज़ करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उस चीज़ को इन्होंने यूज़ किया। कि आपको पता है कि 7 के बाद में दोबारा से स्टार्ट कहाँ से होता है, दोबारा से सा से स्टार्ट हो जाता है पूरा गेम। तो इन्होंने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, उसी का ही एक एग्जाम्पल लेते हुए जितने भी 56 एलिमेंट्स थे नॉन, उनको जमाने की कोशिश की। लेकिन जो इनका लॉ था वो सिर्फ कहाँ तक फुलफिल हो रहा था, सिर्फ कैल्शियम को ही फुलफिल कर पा रहा था। कैल्शियम के आगे यहाँ पे CrTiMn इन मैग्नीज, इनका सबका क्या था, यहाँ पे मिसमैच हो रहा था करेक्टरिस्टिक्स एक कॉलम में। कॉलम क्या होता है, जो आपको ये वर्टिकल दिख रहा है इसको कॉलम बोलते हैं, और जो ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है उनको हम पीरियड्स बोलेंगे पूरे चैप्टर में। तो एक कॉलम में आने वाले कैल्शियम के बाद यहाँ पे सारे के सारे मिसमैच कर रहे थे। तो इनका जो लो है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है, उसके आगे वैलिड नहीं हो पाया। तो ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, जो हमारा संगीत के अंदर सारे गामा पादा नी, उसके बाद अगेन सा आ जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही ये लो फॉलो कर रहा था। इसके बाद में यहाँ पे कुछ हम न्यूलैंड की लिमिटेशंस देख लेते हैं, जो इन्होंने बोली बातें, उनमें क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले लिमिटेशंस तो यही कि इन्होंने बोला था कि सिर्फ इनकी जो लॉ था वो कहाँ तक ही फुलफिल हो पा रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक ही फुलफिल हो पा रहा था, कैल्शियम के आगे इनका लॉ फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद में इन्होंने बोला था कि 56 के आगे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन मिलते गए। तो ये भी इनकी क्या थी, एक बोल सकते हो लिमिटेशंस थी या ड्रॉबैक था। इन्होंने एक काम सबसे बुरा कर दिया, क्या कर दिया कि जो कोबाल्ट और निकल होता है उसके कॉलम में ब्रोमीन को रख दिया।
तो मैंने तो यही बता दिया कि कैल्शियम के आगे सारे ही गड़बड़ थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ था कि ये तो होता है नॉन मेटल और ये होते हैं मेटल। अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता चल गया होगा कि कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया नॉन मेटल के साथ में, बोला कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। कैसे नॉन मेटल और मेटल की कैरेक्टरिस्टिक सेम हो सकती हैं? और एक और इन्होंने इनके लॉ में कमी थी कि इन्होंने बोला था कि जो आयरन होता है उसको दूर रख दिया निकल और कोबाल्ट से। बेसिकली आयरन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो निकल कोबाल्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, देखो ये आपका आयरन है, लेट मी शो यू, लेट मी चेंज द कलर। ये आपका आयरन यहाँ पे रखा हुआ है और निकल और कोबाल्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, किसके साथ? Br के साथ में। ये इनकी ड्रॉबैक्स थी। तो न्यूलैंड सिर्फ कैल्शियम तक ही दे पाए, उसके आगे इनका लॉ फॉलो नहीं कर पाया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं न्यूलैंड के बाद में, आपके साइंटिस्ट आता है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं बोल सकते हो, मेंडलीव। इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के ही फॉर्म में चीज़ों को जमाया। लेकिन जो इनकी टेबल थी उसमें 7 पीरियड्स होते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड टेबल्स। आपके जो पीरियड होते हैं और आपके जो कॉलम होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो सीधे खड़े होते हैं हॉरिजॉन्टल, उनको हम कॉलम या ग्रुप बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप में चीज़ों को जमा दिया इन्होंने, ठीक है। और जमाने के बाद में इनकी जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द मेंडलीव वाज गाइडेड बाय 2 फैक्टर्स। पहला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, क्लियर, और ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। यस, इन्होंने जब जमाया तो इस तरीके से जमाया कि जो प्रॉपर्टीज है वो सेम एक ग्रुप में ही आ रही थी। तो हम यहाँ पे मेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स का मतलब होता है कुछ खास बातें, कुछ अच्छी बातें। तो पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। तो इन्होंने कुछ इस तरीके की टेबल दी, इस तरीके की टेबल इंट्रोड्यूस की। आपको ये टेबल बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। और इस टेबल के अंदर एक खास बात थी, जो खास बात थी वो आपको याद रखनी है। मेंडलीव लॉ प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में भी उन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे। उनके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक स्पेस छोड़ दिया अपनी टेबल में कि एक एलिमेंट फ्यूचर में मिलेगा। उनकी तरह नहीं, पहले जो न्यूलैंड थे और डोबेनेर थे उनकी तरह नहीं कि इसके आगे 56, 26 के आगे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला कि आगे मिलेंगे और जो मिलेंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो याद रखना है, जो आपके मेंडलीव थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट में से आते हैं आज भी। नेक्स्ट होता है, दिस टेबल कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। इसके अंदर जो अननोन एलिमेंट्स थे उनकी भी हम प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लीव भी इन्होंने अननोन एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया था, गैप लीव कर दिया था। तो ये खासा एक तरीके से मेरिट्स आप बोल सकते हो, खास बात बोल सकते हो। नेक्स्ट, इनकी लिमिटेशंस क्या थी? लेकिन देखो, इन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोटॉप। देखिए, आइसोटॉप का मतलब होता है कि आपको पता है 3 तरीके के हाइड्रोजन होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। आप बोलोगे 3 तरीके के हाइड्रोजन कहाँ से होते हैं? अभी नहीं पता तो अभी पता चलेगा। देखो, हर हाइड्रोजन के अंदर हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 111 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 1, 2 और 3 होता है। इसका नाम हाइड्रोजन होता है, डाइटेरियम होता है, ट्राइटेरियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाइड्रोजन 3 तरीके के हैं जिनके मास डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इनको ही क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोबार जस्ट इसका उल्टा, जहाँ पे मास सेम हो, जैसे क्लोरीन और आर्गन का, तो मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। उनकी पोजीशन नहीं बता पाए, या फिर बोल दो कि उनके बारे में नहीं बता पाए। आप बोलोगे मेंडलीव भी तो नहीं बता पाए थे, वो मेंडलीव के बाद में न्यूलैंड भी तो नहीं बता पाए थे, डोबेनेर भी तो नहीं बता पाए थे। लेकिन आपको पता है कि आप कितना भी अच्छा कर लो, आपकी अगर लिमिटेशंस निकालनी है तो आपकी कमियाँ ढूंढनी होगी। तो इनकी कमी थी कि आइसोटॉप के बारे में नहीं बता पाए और आइसोबार के बारे में भी नहीं बता पाए होंगे। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि इनकी टेबल में निकल और कोबाल्ट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं ना, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन इन्होंने उल्टा जमा दिया। आप बोलोगे दिखाओ हमको कैसे, सबूत दिखाओ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 58.9 और 58.7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन बाद में आना चाहिए? कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको पीछे और उसको आगे एडजस्ट कर दिया। तो ये इनकी एक अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास की एक कमी थी। कि बोला तो इन्होंने क्या था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में ही मैं जमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो इनकी क्या आ गई, एक लिमिटेशन आ गई ना। और सबसे बड़ी कमी, हाइड्रोजन की पोजीशन को भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए या फिर बता नहीं पाए। वैसे आज के टाइम पे भी एक हाइड्रोजन क्या है, एक तरीके से बोल सकते हो कि आवारा एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। आज भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं। देखो ध्यान से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपके बेसिकली आप बोल सकते हो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब है आज के टाइम पे जो हम पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपसे मैं बोलूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे डिपेंड करती है, किस चीज़ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाई गई, किसने जमाई, पहले तो ये पूछते हैं। तो कोई एक साइंटिस्ट नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। हेनरी मोसले, रदरफोर्ड, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का अरेंजमेंट नहीं है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इनको जमाया। ठीक है, तो टीम ऑफ साइंटिस्ट बोल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अभी तक सारा गेम मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो चेंज लाया गया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर को जमाया गया यहाँ पे, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे जमाया जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो जो आज हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो यहाँ पे देखते हैं टेबल, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो 118 तरीके के यहाँ पे क्या है आपके पास में टोटल एलिमेंट्स हैं। तो 118 तरीके के एलिमेंट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 20 तक मुश्किल से आपको याद करना है, पूरा नहीं करना, बस देखना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे जमाई गई? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे। किसने जमाई? टीम ऑफ द साइंटिस्ट। एक कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट हो सकता है, किसी एक का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन टीम ऑफ द साइंटिस्ट ने इसको जमाया था। क्लियर? हेनरी मोसले, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पीरियड्स के बारे में और ग्रुप के बारे में तो आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि ये क्या होता है। ये पीरियड होता है 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है, या फिर इनको आप क्या बोलोगे, ग्रुप बोलोगे, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो पीरियड्स का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, और कॉलम या फिर बोल दो कि ग्रुप का मतलब होता है जो वर्टिकल होता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है। तो मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूंगा एक पीरियड में। आप बोलोगे कि आपने ये कौन सा पीरियड लिया है, तो मैंने यहाँ पे तीसरा पीरियड उठाया है। कौन सा? तीसरा। आप बोलोगे कि तीसरा ही क्यों उठाया है, चौथा पांचवा छठा या पहला दूसरा क्यों नहीं उठाया? तो आपके सिलेबस में तीसरे पीरियड तक ही चीज़ें बताई हुई है। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट करूँगा वो थर्ड पीरियड के अंदर करूँगा। तो ये तीसरा पीरियड है। आपको यहाँ पे बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बढ़ते या घटते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे। तो ये साइड आपकी क्या होती है? लेफ्ट होती है। दिस साइड इज लेफ्ट। आप बोल सकते हो दिस साइड ऑलवेज बी लेफ्ट। ऑफकोर्स ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि लेफ्ट से राइट मूव करने पे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर Na मतलब सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। अगर इसका मैं 11 को मैं तोड़ूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे आपके? यहाँ पे 8 आएंगे, और बचेगा कितना? 1 बचेगा। क्लियर? उसके बाद में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में यहाँ पे कितने आएंगे? 12 होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 8 और 2। फिर उसके बाद एल्युमिनियम में कितना आएगा? 2 8 3। क्लियर? नेक्स्ट आपका एल्युमिनियम के बाद में यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो कितना होगा? 2 8 4 होगा। फॉस्फोरस में क्या होगा? 2 8 5 होगा। इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली दिस आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आगे बढ़ने पे यहाँ पे होगा आपका 2 8 6 होगा, और यहाँ पे होगा 2 8 7। और सिमिलरली ऑर्गन के अंदर क्या होता है? ये आपका क्या होता है? इनर्ट गैस होती है, मतलब कंप्लीटली फिल होती है, तो 2 8 8 होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे यहाँ पे नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? तो ऑफकोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ में समझाना चाहूँ तो इट विल बी इंक्रीज। पहले कम थे, फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इससे आपको चीज़ें जल्दी से समझ आएंगी इस फिगर को, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। आपको बना के नहीं आना, बस याद रखना है। लेफ्ट से राइट जाने पे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर लेफ्ट से राइट जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, एक पीरियड के अंदर, एक पीरियड क्या होता है? एक पीरियड होता है एक हॉरिजॉन्टल, बोल दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, उसके अंदर किसी भी स्ट्रिप के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही होगा।
क्लियर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए और लिए जाते हैं। तो सोडियम जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे +1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और मैग्नीशियम क्या करता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और जो आपका एल्युमिनियम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन को देता है। और यहाँ पे ऐसा ही मतलब सिलिका जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्लियर। और जो फोर्स होता है ना वो यहाँ पे क्या करेगा, वहाँ वो सिर्फ -3, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ही। और जो सल्फर होता है वो माइनस यहाँ पे 2 करेगा, -2 लेगा ही, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, -1, और ये तो 0 होता ही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे किस तरीके से वैलेंसी चेंज होती है किसी भी एक पीरियड के अंदर, तो देख रहे हो आप पहले क्या हो रही है 1 2 3, फिर इंक्रीज 4, ठीक है, फिर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाने पे पहले होगी इंक्रीज, फिर होगी डिक्रीज। तो इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी है, पहले होगी इंक्रीज, फिर आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे पहले आपकी जो वैलेंसी होगी वो होगी आपकी इंक्रीज, फिर होगी यहाँ पे डिक्रीज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या है, साइज ऑफ एटम। एक किसी भी एक एलिमेंट के अंदर साइज ऑफ एटम क्या होता है, साइज ऑफ एटम का मतलब है उसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो, उसकी रेडियस को साइज ऑफ एटम बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका सोडियम का अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बना जाऊं तो पहले तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होता है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस विल बी द सेकंड ऑर्बिट, और दिस विल बी द थर्ड ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 2, दूसरे में होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, ये लूज करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में इंक्रीज हो जाएंगे, मैग्नीशियम में आ जाएंगे 2, एल्युमिनियम में ये थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा, कितना, ऑर्बिट सेम ही है, तीसरा ही ऑर्बिट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, पॉज करो वीडियो और एक बात बताओ, अगर मैं एक ही ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देता हूं तो क्या होने वाला है, साइज इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, क्या होगा? पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, डिक्रीज या इंक्रीज में से एक चीज लिखो। पॉज द वीडियो राइट नाउ प्लीज। ओके, जो भी आपने लिखा है तो देखो ध्यान से। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा कि इंक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। आप बोलोगे कैसे? जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बिल्कुल, जो आपका न्यूक्लियस है ये वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में इंक्रीज होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। जितना टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी श्रिंक होती जाएगी आपकी एटम। और अट्रैक्शन फोर्स कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 देन मोर अट्रैक्शन फोर्स, 4 ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स, 5 और अट्रैक्शन फोर्स, तो छोटा होता चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये बात कि जब आप लेफ्ट से और राइट की तरफ जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में इंक्रीज होते हैं, तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखना है क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग इन द सेम ऑर्बिट। नेक्स्ट है मेटेलिक करेक्टरिस्टिक। अब आपको समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटेलिक करेक्टरिस्टिक। देखो मेटेलिक करेक्टरिस्टिक का सीधा सीधा मतलब किससे है, ध्यान से सुनो। मेटेलिक करेक्टरिस्टिक का मतलब है मेटेलिक बिहेवियर। मेटेलिक बिहेवियर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम मेटल बोलते हैं, जो लेता है उसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। तो आपको पता है सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, मैग्नीशियम भी देता है, एल्युमिनियम भी देता है, लेकिन ये होता है मेटालॉइड, या तो दे देता है या ले लेता है। उसके बाद में ये होता है नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल होता है, और ये तो इनर्ट गैस होती है, इससे तो मतलब ही नहीं है। तो मेटालिक करेक्टरिस्टिक लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, मेटालिक करेक्टरिस्टिक तो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, एक बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा क्या, मेटालिक करेक्टरिस्टिक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब बात करेंगे हम यहाँ पे किसकी, केमिकल रिएक्टिविटी की। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। केमिकल रिएक्टिविटी का बेसिक मतलब होता है कि कौन कितनी जल्दी केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा, कौन कितनी जल्दी रिएक्शन शो करेगा। ओके,
कौन कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ये एक कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है सोडियम, ये देता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, लूज करता है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ पे सिलिका जो होता है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन कभी कभी ले भी लेता है। लेकिन जो फॉस्फोरस होता है वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और जो सल्फर होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और जो क्लोरीन होगा वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर। और आर्गन तो इनर्ट गैस है, ये तो किसी से मतलब ही नहीं रखती, कंप्लीटली फिल्ड होती है। तो हम सिर्फ क्लोरीन तक बात देखते हैं। आप मुझे ये बताओ, केमिकल रिएक्टिविटी की बात हो रही है, ना तो प्लस की ना माइनस की, सिर्फ ये पता करना है कि कौन जल्दी रिएक्शन करेगा। तो सबसे जल्दी रिएक्शन इन सब में सोडियम से लेके, यहां से लेके सोडियम से लेके अगर Cl तक देखूं तो सबसे जल्दी भग के रिएक्शन करेगा आपका एक तो सोडियम, 1 ही इलेक्ट्रॉन देना है। आपसे मैं बोलूँ आपको 1 डब्बा ऊपर से नीचे रख के आना है और बोलूँ कि 4 डब्बे रख के आने हैं, तो किस में ज़्यादा जोर आएगा, 4 में ना। तो जो काम कम अमाउंट में होता है वो जल्दी किया जाता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देना है, फट से देगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, फट से लेगा। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन लेना और देना होता है उतनी ज़्यादा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होगा और क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं एक थोड़ा डायग्राम से समझाऊँ तो हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, और उसके बाद में रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि पहले डिक्रीज होती है रिएक्टिविटी, फिर इंक्रीज होती है। जब हम मूव करते हैं कहाँ से कहाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप मूव करोगे देन रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीज देन इंक्रीज। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्टिविटी। लेट्स मूव फर्दर। नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड। कितने तरीके के नेचर होते हैं, तब हम समझेंगे कि किसी भी एक पीरियड के अंदर ऑक्साइड्स के नेचर कितने तरीके के होते हैं। चलिए देखते हैं। तो 3 तरीके के ऑक्साइड के नेचर होते हैं। पहला आपका बेसिक, दूसरा होता है एसिड, और एक होता है एम्फिटेरिक। देखो ध्यान से, एक चीज़ नोट कर लेना है आपको, कौन सी, कि कभी भी मेटल जो होता है ना उसका जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, बोल दो बेस नेचर का। और जितने भी आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनके ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, आपके एसिडिक नेचर के। किस नेचर के, एसिड के नेचर के होते हैं। और अगर यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट्स की बात करूँ जो कि है आपका कौन सा, एल्यूमिनियम और Si सिलिका, ये ना तो बेसिक नेचर के होंगे ना एसिडिक, ये कभी तो बेस बन जाएंगे कभी एसिड बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसे को बोलते हैं क्या, एम्फोटोरिक। लेट मी राइट हियर, एम्फोटोरिक सिचुएशन, एम्फोटोरिक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फोटोरिक। ठीक है, दीज आर द एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स। ओके, तो आप अगर कंक्लूजन पे पहुंचोगे, लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करी किसी भी एक पीरियड में, तो हम बेसिक नेचर से और किस नेचर में मूव करेंगे, एसिडिक नेचर में मूव करेंगे। क्योंकि हमेशा आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो आपके सारे के सारे मेटल्स का होगा और जो राइट साइड होगा वो सारे के सारे एसिडिक का होगा या एसिडिक का होगा। और जो बीच वाला पार्ट होगा वो एम्फेटेरिक होगा। एम्फेटेरिक मतलब समटाइम इट बिहेव लाइक बेस, समटाइम इट बिहेव लाइक एसिड। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बातें हुई पूरी की पूरी आपकी एक पीरियड की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है, सीधा हॉरिजॉन्टल खड़ा हुआ। तो मैंने यहाँ पे आपका पहला ही ग्रुप उठा लिया, ग्रुप 1, जिनको हम एल्कलीज मेटल बोलते हैं। तो यहाँ पे बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो आप मुझे बताओ कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान से अगर मैं जूम करके बताऊं, लिथियम के अंदर भी 1 होगा, सोडियम के अंदर भी 1 होगा, पोटेशियम के अंदर भी, रुबेडियम के अंदर, सीजियम के अंदर भी, और फ्रेंसियम के अंदर भी 1 होगा। आउटर मोस्ट में ग्रुप के अंदर सबके अंदर क्या होगा, 1 1 1 1 1 होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 1 1 प्रेजेंट है तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सिमिलर होगा, नो चेंज। नेक्स्ट है यहाँ पे मूव करेंगे। आगे मूव करने से पहले प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपका सपोर्ट होगा तभी अच्छा कंटेंट बन पाएगा, प्लीज डू सब्सक्राइब यार। अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप के अंदर वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के लेने और देने की ताकत। तो इलेक्ट्रॉन के लेने और देने की ताकत को भी किससे अंदाजे से देखा जाएगा, 1 और 1 और 1 और 1 से देखा जाएगा। ये जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो भी नीचे वाला भी उतना ही दे रहा होगा, उसके अगले वाला भी, नेक्स्ट वाला भी, उससे नेक्स्ट वाला भी, उससे नेक्स्ट वाला भी। तो हम बोल सकते हैं कि वैलेंसी विल बी रिमेन सेम। ओके, ग्रुप के अंदर वैलेंसी भी सेम रहेगी। अब साइज ऑफ एटम की बात करनी है।
ओके अभी तक जो पीरियड में देखा हमने साइज ऑफ एटम, क्या देखा, साइज ऑफ एटम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा था, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, किसी भी ग्रुप में, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो साइज ऑफ एटम विल बी ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो साइज ऑफ एटम विल बी इंक्रीज। ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? ओके साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगी। केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्टिविटी में दो कंडीशन लेके हम बात करेंगे। पहला मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी देख लेते हैं, तो मेटल के केस में देखते हैं। और दूसरा हमें देखना होगा जो ग्रुप होगा, या तो वो मेटल का होगा या वो नॉन मेटल का होगा। तो मेटल के केस में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ अगर मूव कर रहा हूं, तो देखो रिएक्टिविटी का बेसिकली मतलब क्या है कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को दान में, ठीक है, इसलिए वो मेटल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लिथियम जो है वो पोटेशियम से क्या होगा, जल्दी देगा कि बाद में देगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा कि बाद में निकालेगा। तो आप बोलोगे कि यार पोटेशियम जो होगा वो शायद जल्दी निकाल सकता है, बाद में भी निकाल सकता है, नहीं पता। तो देखो ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो। लिथियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या कैसा होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा, बिल्कुल छोटा सा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा बिटवीन न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो ताकत लगा रहा होगा वो ज़्यादा होगी। और पोटेशियम के अंदर यहाँ पे क्या होगा, जो आपके ऑर्बिट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस के बीच में और आपके ऑर्बिट्स के बीच में वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत मैक्सिमम होगी। नीचे 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 जाएंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना नीचे जाएंगे हम उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा आपका ऑर्बिट। क्लियर हो गई बात? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज और इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। ये बात आपको समझ में आती है। तो आप बोल सकते हो कि मेटल के जो ऊपर टॉप पे ग्रुप में जो आता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। और नीचे नीचे क्या होता है आपका, मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्लियर? लीस्ट रिएक्टिव टॉप वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट इज मैक्सिमम। लेकिन नॉन मेटल का क्या काम होता है? नॉन मेटल का होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। तो यहां पे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन ले पाएगा? जिसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को लेते टाइम पे ज्यादा फोर्स लगाए। जितना छोटा आपका क्या होगा यहाँ पे नॉन मेटल होगा, वो दूसरे आते हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जल्दी से कर पाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो होता है आपका ऊपर वाला। लेकिन नीचे होगी बहुत सारी ऑर्बिट्स की लेयर, तो वहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये आपका जो नीचे वाला होता है नॉन मेटल के केस में, वो होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव। तो आपको समझना है कि लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है। लीस्ट का मतलब जो बहुत कम रिएक्ट करे। मेटल के केस में ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो लीस्ट होगा, नीचे वाला मोस्ट होगा। नॉन मेटल के केस में ऊपर वाला मोस्ट होगा, नीचे नीचे वाला लीस्ट होगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव फर्दर। आगे देखेंगे हम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक जैसा हमने पीरियड्स के अंदर देखा वैसे ही सेम देखेंगे यहाँ पे। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि कितना अच्छा मेटल है, कोई भी एक एलिमेंट कितना अच्छा मेटल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेबल ले ली, LiNa Rb Cs और Fr ले ली। ओके, अब मैं यहाँ पे देखूँ कि इनमें से अच्छा मेटल कौन सा है। अच्छे मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे वो उतना अच्छा मेटल। भाई समझ पा रहे हो ना? जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरे को वो उतना अच्छा मेटल। तो आप देखोगे यहाँ पे कि कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। पॉज द वीडियो, कमेंट में बताओ कि LiNa Rb Cs और Fr में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर प्रेजेंट होगी, वो उतना अच्छा मेटल है। प्लीज 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 राइट इन द कमेंट बॉक्स कौन लूज करेगा जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे Li जो है उसकी जो बोल सकते हो कि न्यूक्लियस से जो दूरी होती है उनके ऑर्बिट्स की वो कम होती है, तो अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी। और Fr में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स विल बी मैक्सिमम, बहुत सारे होंगे, तो अट्रैक्शन जो यहाँ पे रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी कम होगी। तो Fr जो होगा वो इजीली दे देगा। तो अच्छा सा मेटल कौन हुआ? अच्छा सा मेटल हुआ आपका Fr। तो आंसर होगा Fr। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो नीचे वाले की मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात?
अब यहाँ पे बात आती है ऑक्साइड्स की। यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अब बात आती है ऑक्साइड्स की कि बेसिक होंगे कि एसिड नेचर के होंगे। तो जो नॉन मेटल के साथ होंगे वो कैसे होंगे, मैंने बताया था आपको, एसिडिक होंगे। तो पूरा का पूरा ही नॉन मेटल प्रेजेंट होगा ग्रुप में। तो और जो मेटल के साथ होंगे वो सारे कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। तो पूरा का पूरा ग्रुप ही आपका एसिडिक बनाएगा ऑक्साइड्स। तो ये आपके यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हो गए। इफ यू हैव any doubt, please let me know in the comment section. Please support, you can support us on this number. और ये भी नहीं कर सकते तो प्लीज 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 एटलीस्ट डू द सब्सक्राइब बॉस प्लीज। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छे कंटेंट को बनवा सकता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एक मोटिवेशन मिलती है बॉस इससे। प्लीज, थैंक यू।